दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में कई ऐसे तत्व हैं जो विश्व के दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। मतलब ये कि हमारे संविधान ने देश की ज़रूरतों के अनुसार विश्व के अधिकतर प्रमुख संविधानों की सबसे अच्छी विशेषताओं को अपनाया है। यानी भारत का जो संविधान है वो कई देशों से उधार लिया गया है, या फिर इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कई देशों के संविधान से कॉपी किया गया है। तो दोस्तों, अब आपके मन में यहाँ ये सवाल आ रहा होगा कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं वो विश्व के कई देशों के संविधान से ली गई है, और इसीलिए शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये दुनिया भर में ज्ञात संविधानों को तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। दोस्तों, भले ही भारतीय संविधान दूसरे देशों से लिया गया है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से अलग है। ये अपनी एक अलग पहचान बनाता है। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान को पूरी तरह से तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसे लिखने के लिए 299 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। क्या आपको पता है, हमारा जो भारतीय संविधान है इसे टाइप नहीं किया गया था, बल्कि ये हाथों से लिखा गया था, जिसे हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। और इस संविधान की असली कॉपी को भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा गया है। तो क्या है भारतीय संविधान की ऐसी विशेषताएं जो भारतीय संविधान को दूसरे देशों से अलग बनाती हैं? तो यहाँ अब हमें इन विशेषताओं को पढ़ने से ही पता चलेगा कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो अन्य देशों के संविधान से अलग क्यों हैं। तो भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो यहाँ पूरे विश्व में संविधान 2 तरह के होते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित या फिर मौखिक। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कोई भी संविधान अलिखित या मौखिक कैसे हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। मतलब उसके पास ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है जो सभी कानूनों, नियमों या विनियमों को परिभाषित करता हो। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका और भारत की, तो यहाँ लिखित संविधान है। यानी कि यहाँ हर नियम, कानून और विनियमों को एक लिखित दस्तावेज यानी रिटन डॉक्यूमेंट में तैयार किया जाता है, जिसे हम संविधान कहते हैं। क्योंकि जब संविधान बना था तब उसमें 395 अनुच्छेद थे, जिसे 22 भागों में बांटा गया था, और 8 अनुसूचियाँ थी, जो अब वर्तमान में बढ़ के 450 अनुच्छेद, जिसे 25 भागों में बांट दिया गया है, और 12 अनुसूचियाँ हो गई है। लेकिन दोस्तों, मूल रूप से जो अनुच्छेद थे वो अभी भी 395 ही हैं। ये जो बाकी के बढ़े हुए हैं इन्हें भागों में यानी कि ए, बी, सी या ए, ब, स के रूप में जोड़ा गया है। लेकिन ये जो भाग थे, इन भागों को भी लिखित रूप में लिखा गया है, इसलिए यही वजह थी कि ये और लंबा हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की, जो है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। तो दोस्तों, यहाँ नम्यता का मतलब होता है लचीला और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। तो इस संविधान की दूसरी जो विशेषता है, जिसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं लचीले और कठोर संविधान का सम्मिश्रण। भारत के संविधान में कठोर और लचीलेपन दोनों के गुण पाए जाते हैं। कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान, क्योंकि अमेरिका में संशोधन करने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ अमेरिका में संघ और राज्य की न्याय व्यवस्था अलग अलग है। और जब हम बात करते हैं लचीले संविधान की, तो लचीला संविधान वो होता है जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया वैसी ही हो जैसे किसी आम कानून बनाने की। जैसे ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन करना बिल्कुल आम कानून बनाने के जैसा ही है। तो जहाँ एक और संवैधानिक संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर सामान्य कानून बनाने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरपन का बहुत ही अच्छा मिश्रण है। ये न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता की, जो है विभिन्न स्रोतों से विहित।
भारतीय संविधान में अधिकतर तत्व विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान का जो दार्शनिक भाग है वो आयरलैंड और अमेरिका से लिया गया है। मतलब ये कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मतलब संघीय सरकार, कार्यपालिका और विधायिका का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ साथ संविधान के जो दूसरे तत्व हैं वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो अब आपके यहाँ ये समझ में आ गया होगा कि विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे तत्व बहुत सारे स्रोतों से ली गई है। तो यहाँ ये जो स्रोत है, ये जो सोर्सेज हैं, ये कुछ आंतरिक है और कुछ बाहरी है। बाहरी मतलब दूसरे देशों से। इसीलिए एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने अपने एक भाषण में कहा था कि भारत का संविधान निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों के छानने के बाद किया गया है और मुझे इस पर गर्व है। इसीलिए हम इसे अपना संविधान कहेंगे और वो भी गर्व से, क्योंकि ये हमारे विकास के लिए बनाया गया है। तो अब आती है चौथी विशेषता, मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित वो अधिकार है जिनकी गारंटी सभी नागरिकों को दी जाती है। इन्हें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना लागू किया जाता है। मतलब ये कि ये जो मौलिक अधिकार है इन्हें कुछ शर्तों के अंदर रहते हुए अदालत द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो आखिर इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? तो इन्हें 2 कारणों से मौलिक अधिकार कहा जाता है। पहला ये कि ये संविधान में निहित है और इन्हें गारंटी देता है, और दूसरा ये कि न्याय योग्य उल्लंघन के मामले में कोई भी व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में वर्णन किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक में इसका वर्णन है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में इसका वर्णन है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो यहाँ अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ये अधिकार समाजवाद के लक्ष्य को पूरा करने में और लोगों के बीच में धन को वितरित करने की दिशा में बाधा बन रहा था। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। ये जो सारे मौलिक अधिकार हैं ये आम जनता के विकास के लिए बनाए गए थे। इन्हें बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि जनता में राजनीतिक लोकतंत्र की भावना का विकास हो सके और राज्य के जो कठोर कानून हैं उनसे सुरक्षा मिल सके। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार हैं ये आपसे वापस भी लिए जा सकते हैं, यानी छीने भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति होगी, जो कुछ समय के लिए होती है। अब बात करते हैं 5वीं विशेषता के बारे में, जो है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और फिर इसमें जनता के लिए 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। लेकिन अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य कर दिए गए हैं। मतलब ये कि अगर सरकार ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो इसके बदले वो हमसे कुछ डिमांड भी कर सकती है, और वो है मौलिक कर्तव्य की डिमांड। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? जैसे शांति बनाए रखना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, भाईचारा बनाए रखना। अच्छा, ये मैं आपको और बता देती हूँ कि ये कब जोड़े गए थे, जब आपातकाल लगा था 1975 से 1977 तक, क्योंकि उस समय मौलिक कर्तव्यों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके बाद आती है संविधान की 6ठी विशेषता, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये वो सिद्धांत है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को ऊंचे आदर्श नागरिक बनने का अधिकार देता है। इसलिए कानून बनाते समय सरकार को इन सिद्धांतों को भी लागू करना जरूरी होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना है,
जिसके जरिए नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और इसके साथ साथ ही एक कल्याणकारी राज्य के जरिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। इसके बाद आती है 7वीं विशेषता, एकल नागरिकता। तो यहाँ एकल नागरिकता को समझने के लिए सबसे पहले हमें भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के ढांचे को समझना होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के संघात्मक होने के बावजूद भी भारत के हर नागरिक को केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है और वो है भारत की नागरिकता। मतलब ये कि भारत में हर व्यक्ति को एक ही नागरिकता प्राप्त है, चाहे वह किसी भी राज्य में रहती हो या रहता हो। यानी भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भारत के नागरिक चाहे उसका जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो, लेकिन वो भारत के किसी भी दूसरे राज्य में रह सकता है। जबकि विश्व के अन्य देशों में, खासकर अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधानों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। मतलब एक राष्ट्रीय नागरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जहां उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो या फिर जहां वो स्थायी रूप से निवास कर रहा हो। अब हम बात करते हैं 8वीं विशेषता के बारे में, जो कि है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। मतलब ये कि हर एक वयस्क को, मतलब हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। हमारा संविधान 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देता है। ये अधिकार जनता को देश की राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देता है। अब बात करते हैं 9वीं विशेषता के बारे में, जो है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो क्रमशः सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद छोटे छोटे कोर्ट आते हैं। हमारे भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है, जबकि देखा जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन न्यायपालिका एकीकृत है। तो एकीकृत क्या है? तो इसे समझने के लिए पहले हम अमेरिका या फिर जो संघीय शासन व्यवस्था वाले देश है उनमें दोहरी शासन व्यवस्था है उन्हें समझते हैं। तो जो संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं जिनमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है, यानी केंद्र के लिए एक अलग न्यायपालिका होती है और राज्यों के लिए एक अलग न्यायपालिका होती है। मतलब केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के लिए हाई कोर्ट होता है। तो हमारे भारत में भी उच्च न्यायालय है, लेकिन भारत का जो न्यायपालिका है, जो संगठन है, वो एक श्रेणीबद्ध संगठन है, ना कि अलग अलग। यानी राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वो भी केंद्र के उच्च न्यायालयों के अधीन ही हैं। तो इसे हम यूँ कह सकते हैं या फिर यूँ समझ सकते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है वो एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, इसके बीच में इसके अधीन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट के अधीन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर छोटी छोटी कोर्ट। तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है ये पूरी तरह से स्वतंत्र है संसद से, यानी संसद का इस पर कोई दबाव नहीं है, ये अपने फैसले खुद लेती है। और ये न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है। तो ये जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र भी है और एकीकृत भी है और ये एक पिरामिड की तरह है। इसके बाद आती है 10वीं विशेषता, जो अन्य किसी देश में नहीं है। तो 10वीं विशेषता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ हमें ये तो मालूम है कि भारत में सरकार 2 स्तर पर है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरी राज्य स्तर पर। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थानीय या पंचायती राज को संवैधानिक बनाया गया। मतलब ये जो पंचायती राज है ये हमारे तीसरे स्तर की सरकार है, जहाँ केंद्र सरकार देश के मामलों को देखती है, राज्य सरकार राज्य के मामलों को देखती है। वहीं ये तीसरी सरकार यानी पंचायती राज या नगर पालिकाएं ग्रामीण या जिला स्तर के मामलों को देखती हैं। ये जो संविधान की विशेषता है ये पूरे विश्व में किसी और के पास नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में जहाँ 2 स्तर की सरकार चल रही है वहीं भारत में त्रिस्तरीय सरकार चल रही है। इसके बाद आती है 11वीं विशेषता, सरकार का संसदीय रूप। तो यहाँ भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें राष्ट्रपति या संसदीय रूप में होती है और लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो यहाँ दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि संघ की एक संसद होती है जिसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये जो संसद के 3 अंग है ये सरकार का संसदीय रूप है और ये जो प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद आती है 12वीं विशेषता, स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान न केवल सरकार के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है, जैसे चुनाव आयोग, वित्त आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्योंकि इन निकायों का जो वर्णन है वो संविधान में मिलता है, इसलिए इन्हें अपना अधिकार और शक्ति संविधान से ही प्राप्त होती है। इसके बाद आती है 13वें नंबर की विशेषता, धर्मनिरपेक्ष।
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष को जनरली एक ही माना गया है। हमारे संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया है। राज्य किसी भी धर्म के साथ पक्ष या विरोध नहीं कर सकता। संविधान में कहा गया है कि धर्म के मामले में संविधान तटस्थ रहेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी व्यक्ति को किसी भी धर्म को चुनने या उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंध करने और संपत्ति रखने का अधिकार होगा। इसके बाद आती है 14वें नंबर की विशेषता, सहकारी समितियां। तो यहाँ सहकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ मिलकर काम करना। मतलब ऐसे व्यक्ति जो समान रूप से आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं और सब मिलकर काम करने के लिए एक सहकारी समिति यानी साथ में मिलकर काम करने के लिए एक समिति बना सकते हैं, जिसे सहकारी समिति कहते हैं। सहकारी समिति को सहकारी संस्था, सार्वजनिक निगम और सहकारी उपक्रम के नामों से भी जाना जाता है। सहकारी समिति एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए अपनी पूर्ण इच्छा से सहयोग करते हैं। या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सहकारी समिति एक प्रकार का ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर आर्थिक हित के लिए अपने अपने संसाधनों को इकट्ठा करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है और फिर लाभ कमाता है और उसे आपस में बांट लेता है। इसके बाद आती है 15वीं विशेषता, आपातकालीन प्रावधान। संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तब ये अंदाजा भी लगाया था कि स्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती। देश में कभी कभी ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है कि जब सरकार को सामान्य स्थिति की तरह नहीं चलाया जा सकता, और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधान बनाए गए। ये आपातकालीन प्रावधान 3 प्रकार के थे। पहला, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता से उत्पन्न आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 से अनुच्छेद 365 में किया गया है। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो संविधान में इन प्रावधानों को शामिल करने के लिए बस एक ही मकसद था, और वो था देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना। आपातकाल के दौरान केंद्रीय सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है क्योंकि राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। तो संघीय से एकात्मक यानी सामान्य स्थिति के दौरान से आपातकाल के दौरान तक जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसका जो बदलाव है वो भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। तो ये थी संविधान की कुछ खास विशेषताएं।